तो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम एसएसटी का जो आज आपका पेपर हुआ था उसके डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सॉल्यूशंस की पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का कि वाई डिड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो इसका आंसर है कि पहले उस टाइम पे इंडियन इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, जो कि उनकी ग्रोथ को उसको रोक रही थी। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके दौरान इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा था और पावरफुल बन गए थे, और वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर रिएक्ट करा। ठीक है, और वो प्रोटेक्शन चाहते थे, आप जो फॉरेन गुड्स है उससे प्रोटेक्शन चाहते थे अपने लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलवेज़ की आपको सिग्निफिकेंस बतानी है। तो रेलवेज़ की सिग्निफिकेंस क्या क्या है ये आपको यहाँ दिखा रखी है कि रेलवेज़ जो है जो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फ्लाइट और पैसेंजर्स के लिए इंडिया में, ये ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर और फ्लाइट को जो है कैरी करता है इंडिया में। इसने जो है इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड कर रखा है और डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर वगैरह के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उनको जो है इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराता है, कोल का ट्रांसपोर्टेशन करता है चीपर रेट पे। तो ये आपको उसमें लिखना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो है जो डिग्री है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है, वो डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन पे क्यों डिपेंड करती है। ऐसा इसलिए है, अब देखो दो सिचुएशंस को हम समझ के इसको आंसर को सोल्व करेंगे। दो सिचुएशन आपको लिखनी थी। पहली सिचुएशन है, अगर पीपल पार्टिसिपेट नहीं करें तो क्या होएगा, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा, उसको क्या ज़रूरत पड़ी लोगों के लिए काम करने के लिए, कुछ नहीं होएगा, देश का कुछ नहीं होएगा। अगर वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो क्या होगा, और जो गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजन उनके खिलाफ वो बोलें, अपने लिए वो एक्टिव हों अपने राइट्स के थ्रू, तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो जो आपकी डेमोक्रेसी है वो उसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी, वो अच्छा काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आपको ये लिखना था इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट से आपको रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें बेसिक मटेरियल क्या होएगा, देखो वैसे तो बेसिक मटेरियल रो फाइबर है, बट कुछ जो इसमें डाउट चल रहे हैं तो उसमें इसका आंसर फैब्रिक भी हो सकता है। 90% इसका आंसर जो है ये रो फाइबर है, 10% इसका आंसर फैब्रिक भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैल्यू एडिशन क्या थी, रो फाइबर था, इसकी कीमत मान लो 10 रुपये किलो है। यान में बन गया तो 50 रुपये किलो हो गई, फैब्रिक बन गया तो 100 रुपये किलो हो गई, गारमेंट बन गया तो 500 रुपये। कीमत बढ़ गई ना हर स्टेज पे, तो ये आपको लिखना था इसमें। ठीक है, अब आगे चलता है। डिमांड डिपॉजिट एसेंशियल क्यों है। तो डिमांड डिपॉजिट इसलिए एसेंशियल है क्योंकि पहले तो समझते हैं डिमांड डिपॉजिट होती है। डिमांड डिपॉजिट वो होती है जो बैंक अकाउंट में हम जो है डिपॉजिट करते हैं, जो कि हम अपनी डिमांड में विड्रॉ कर सकते हैं, उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि सेफ़र प्लेस मिल जाता है, हम वहाँ रखें तो इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं अगर वहाँ पे होगी तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और हम उन पैसों को निकाल भी सकते हैं। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हो जाएंगे, मेन इसके इसेंशियल फीचर्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि ये इसेंशियल क्यों था, फोक जो ट्रेडिशन था उसको जो है प्रिजर्व करना ऐसा इसेंशियल क्यों है, एक नेशनल आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जो मेन चीज़ होती है, अब आपका एंशिएंट कल्चर होगा आपका, तो उससे हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है कि हम नेशन का पार्ट हैं। तो इसीलिए लोगों नेशनलिस्ट ने उनको कलेक्ट करना शुरू करा, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इनको कलेक्ट करना शुरू करा, जिससे कि जो नेशनलिज्म की जो है भावना बढ़ी। तो ये इस क्वेश्चन में आपको लिखना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है उनके बीच में। तो इनके बीच में डिफरेंस दे रखे हैं। फॉर्मल सोर्सेज आरबीआई के सुपरविज़न में काम करते हैं, और इनफॉर्मल सोर्सेज है जो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम नहीं करते। फॉर्मल लो इंटरेस्ट रेट, वो हायर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फॉर्मल जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, वो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के काम करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि
कोलेट्रल इसमें चाहिए होती है फॉर्मल में, बट इसमें नहीं चाहिए होती। एक कोलेट्रल इसमें चाहिए होती है, इसमें नहीं चाहिए होती। दूसरा, ये प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए पर्पसेस के लिए आपको जो है प्रोवाइड करते हैं लोन, पर ये बोथ के लिए, नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव के लिए। ये कुछ इंस्टेंस के एग्जांपल दे रखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन है बैंक के क्या क्वेश्चन है कि जो बैंक है वो एक की कंपोनेंट के रूप में कैसे काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम में। तो बैंक के बारे में हमारे आपको यहाँ पे डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो चलते हैं अब उसके टॉपिक पे। तो बैंक का जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और मनी को लैंड करना, मतलब लोन देना, ये उसका प्राइमरी फंक्शन है। अपने पास कुछ पैसे रखते हैं, कुछ प्रपोर्शन, मान लो उनको 100 करोड़ मिले तो उसमें से 15 करोड़ अपने पास रखेंगे, बाकी सारा वो आगे आरबीआई में भेज देते हैं। ठीक है। और जो है ज़्यादातर डिपॉजिट को वो अपने जो लोन है उनको देने में लगा देते हैं। और बैंक जो है हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन्स पे एज़ कम्पेयर टू जो डिपॉजिट पे वो देते हैं लोगों को, और इन्हीं से उनकी अर्निंग होती है। ये इसमें आपको लिखना था। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है मल्टी पार्टी सिस्टम के 3 फीचर्स के बारे में आपको बताना है। तो चलते फटाफट से मल्टी पार्टी सिस्टम के पास। तो ये रहा आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। पहले समझते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है। ये वो सिस्टम होता है जिसमें जो है 2 से ज़्यादा पार्टीज फंक्शन करती हैं और उनके पास जो है पावर में आने के चांस होते हैं। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है इंडिया। इसके फीचर्स क्या क्या हैं। लोगों को पॉलिटिकल चॉइस प्रोवाइड करती हैं काफ़ी ज़्यादा, वैरायटी ऑफ ओपिनियंस होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्टीज होती है तो काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस भी होंगे। और ये हमारी कंट्री जैसे डाइवर्स है इंडिया, तो इसके लिए सूटेबल है। तो गाइस हमने 2 सेक्शन जो हैं इसके डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप अब तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, प्लीज़ कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी, डेमोक्रेसी जो है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है किसी और गवर्नमेंट के अलावा, या फिर इसको सपोर्ट क्यों करते हैं सारी जगह पे। तो सारा इसका आंसर, इन दोनों का आंसर लगभग सेम ही है, तो सेम इनको डिस्कस करेंगे। तो और आपको एक मजे की बात बताऊँ, ये सारा जो पेपर आया हुआ है सारा नोट्स में से आया हुआ है मेरे, जो मैंने नोट्स बनाए थे। अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सारा पेपर उसी में से आ रखा है। ठीक है। तो ये रही। तो डेमोक्रेसी क्यों है जो अदर फॉर्म से जो बेटर क्यों है। इक्वालिटी एस्टेब्लिश करती है, डिग्निटी को प्रमोट करती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने का मेथड प्रोवाइड कराती है, और जो मिस्टेक्स होती हैं उसको करेक्ट करने के लिए भी जो है एक मौका देती है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाती है, इसके बारे में आपको लिखना था 2 लाइनें। फिर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है। इसमें से आपको 2 लाइनें सबके बारे में लिखनी थी। आपको 5 मार्क्स इसमें दे दिए जाते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया जो कंट्री है उसकी जो है डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करा, या फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी दोनों लगभग सेम ही हैं, तो डिस्कस करते हैं इनको। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये आपको लिखने थे। इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से लोग जो एमएनसी उन्होंने इंडिया में जो है अपना कैपिटल इन्वेस्ट करा है, तो इंडियन का जो कंज्यूमर है उनको वैरायटी और क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं चीपर रेट्स पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ गई है। काफ़ी कंपनियां जो है बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं कंज्यूमर्स को। और ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी इसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट दिया है एक बहुत बड़ा। और ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करी हैं, बनाई हैं, क्रिएट करी हैं कुछ कंपनीज़ के लिए जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपके सी सेक्शन तक हो गए हैं। अब चलते हैं जो आपका डी सेक्शन यानी केस स्टडी वाले सेक्शन थे, इनको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको जो है साइंस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके बारे में बात करते हैं।
तो ये ऊपर पहली लाइन लिखी है, ये आपको लिखना था कि काफ़ी टाइम से वो लिमिटेड स्पेस में जो है थे, बट आज के टाइम में हम किस कंट्री के किसी भी कोने में जो है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम ट्रेड कर सकते हैं। जब से साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इन्फ्लुएंस जो है बढ़ गया है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का, ये इसमें आपको लिखना था। उसके बाद है ये एक जो सोशो कल्चरल प्लुरलिटी को क्यों इंटीग्रेट करता है। ऐसा इसलिए है, इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, सोशल डाइवर्सिटी के, जिसमें अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जो है धर्मों के लोग रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है उन सबको जोड़ने का काम करता है, उनको यूनाइट करने का, उनको एक दूसरे के पास लाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल है कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस बतानी है। एक तो देखो ये कंट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है। कम्युनिकेशन से गवर्नमेंट जो है एजुकेट कर सकती है लोगों को, प्रोग्राम के जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम स्कीम्स चल रही है उनके बारे में लोगों को कम्युनिकेशन के थ्रू पता लगता है। तो ये इसमें आपको लिखना था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा केस स्टडी है, ये आपका हिस्ट्री के चैप्टर में से आया हुआ है। फ्रीडम को एलियनेबल राइट क्यों, इनएलियनेबल राइट इंडियन के लिए क्यों है, उसको ऐसा क्यों कंसिडर किया गया। अब फ्रीडम एक ऐसा राइट है जो किसी से वंचित नहीं रखा जाने चाहिए, ऐसा गलत होगा, तो इसीलिए वो एलियनेबल राइट है लोगों के लिए। पर जो ब्रिटिशर्स थे वो इसे लोगों से एलियनेट कर रहे थे, दूर रखे रहे थे इंडियन लोगों से, उनको फ्रीडम नहीं दी जा रही थी। पर फ्रीडम तो चाहिए, तो इसलिए ऐसा राइट है जिससे मैं दूर नहीं रखा जा सकता। लोगों ने विरोध करा और आज हम सब फ्री हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज को इंडिया के लिए जो है एसेंशियल क्यों माना गया। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो आइडिया ऑफ एक्सप्लोटेशन पे, यहाँ पे एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा फैला रही थी वो जो कंपनी थी। तो ऐसी कंपनी के साथ, ऐसी कंट्री ऐसी गवर्नमेंट के साथ हम जो है तालमेल नहीं बिठा सकते थे। इसलिए हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए कि हमारे ही लोग शासन करें, क्योंकि हम जो अपना बंदा जो चीज़ें जानता होता है ना अपने देश का, वो बाहरले देश वाले बंदे जान ही नहीं सकते जो प्रॉब्लम हमारे को होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाहौर सेशन की सिग्निफिकेंस क्या थी। पहला, पूर्ण स्वराज, यहाँ पे जो है उसके बारे में आइडिया उसका आया था। दूसरा, इसके अंदर जो है एक अनाउंसमेंट हुई थी कि हम जो है 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। ये दो सिग्निफिकेंस आपको यहाँ लिखनी थी इसमें। ठीक है, और भी सिग्निफिकेंस इसमें हो सकती हैं। ठीक है, बट मेन ये 2 थी तो मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। अब मैप है, पहला क्वेश्चन है कि ए आपको मैप में मार्क करके दिया हुआ था, जिसमें आपको बताना था कि वहाँ पर जो ये प्लेस है जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करा गया था वॉयलेंस की वजह से, ए को आपको नाम देना था। ठीक है, तो अब चलते हैं उसके पास। वो था आपका चौरी चौरा मूवमेंट, चौरी चौरा जगह का नाम, आपको ये वहाँ लिखना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आपको जो नरोरा था, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको जो है आइडेंटिफाई करना था, जो कि यूपी में यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि बेंगलुरु जो आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उसको आपको आइडेंटिफाई करना था, लोकेट करना था, लेबल करना था। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकेट और लेबल करना था ये। ठीक है, ये सारे आपको आंसर्स मैंने करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पीछे जो आपके पेपर्स हुए थे उनके आंसर की भी अपलोड कर रखी है, देखना चाहते तो देख सकते हैं, और जो आगे आएंगे उनकी भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अब जाके करो अपने पेपर की तैयारी अगले। ठीक है, बाय।